जितने भी छत्तीसगढ़ के मंडी उप निरीक्षक के भर्ती की एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए एक सिलेबस जरूर आप देखें। हिंदी का जो है, इसमें हिंदी जो है 7 अंक का आना है। हिंदी का एग्जाम में हिंदी 7 अंक का पूछे जाएंगे। हिंदी को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। तो कट ऑफ आप हाई रेंज आप जा रहे हैं तो आपको जो है एक एक नंबर के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं सभी चीजें आपको पढ़ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी क्लास में समझेंगे आज हिंदी भाषा के उत्पत्ति, भाषा क्या है, इस चीजों के बारे में हम पहले हम समझेंगे, फिर जो है इसके ग्रामर की ओर हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समझे भाषा, भाषा होता क्या है, तो भाषा जो है मनुष्य जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, मनुष्य अपने विचार को, अपनी वाणी को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए जिस भी तरीका का इस्तेमाल करता है उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा जो है हमारे सामने मुख्य रूप से 3 प्रकार के ये दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि मौखिक रूप में दिखाई दे सकते हैं, मौखिक रूप में हमारे सामने आ सकते हैं, ठीक है, मौखिक रूप में, लिखित रूप में आ सकते हैं, इसके अतिरिक्त सांकेतिक रूप में भी आ सकते हैं, सांकेतिक रूप में दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर भाषा के जो है मुख्य रूप से हम 3 प्रकार के इसका प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से? मौखिक रूप में, मौखिक रूप में, लिखित रूप में और सांकेतिक रूप में। मौखिक रूप में जब भी हम प्रयोग किया जाएगा तो मौखिक रूप में जैसे हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम किसी भी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और वो भाषा सामने वाले व्यक्ति को समझ आना चाहिए, तभी जो है हमारी मौखिक जो है संप्रेषण क्लियर हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। लेकिन लिखित भाषा क्या होता है? हम लिखित में जो उस चीज को पढ़ सकता है तो उसे हम अगर लिखित रूप में दे तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में जब मोबाइल फोन नहीं थे तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या लिखते थे? चिट्ठी, ठीक है, यही लिखा जाता था, लेटर जिसको कहते हैं। आमतौर पर बहुत सारे लेटर लिखे भी होंगे आप लोग अलग अलग स्कूल लाइफ में, है नहीं? तो ऐसे जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम लिखित भाषा के रूप में हम कह सकते हैं। फिर आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जिसमें हम केवल संकेत के रूप में इसका प्रयोग करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो व्यक्ति बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए संकेत दिया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति सांकेतिक भाषा को समझ सके ये जरूरी नहीं है। इसीलिए मनुष्य को अपनी वाणी को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित सार्थक व्याकरणबद्ध जो है भाषा की आवश्यकता पड़ता है। तो भाषा में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा को। हमारी जो हिंदी भाषा है वैसे देश का राजभाषा भी है, ठीक है, आगे इसे समझेंगे। हिंदी भाषा के हम सबसे पहले देखेंगे तो भाषा हिंदी एक भाषा है। हिंदी के भाषा का प्रयोग हम करते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। भाषा वैसे संस्कृत शब्द से आए हैं। संस्कृत की एक शब्द है भाष, संस्कृत के शब्द भाष से जो है ये भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। भाष का अर्थ क्या होता है? वाणी को व्यक्त करना। वाणी को व्यक्त करने के लिए जो है भाष धातु का प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत में इसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना, तो यहां से बना है भाषा। भाषा के अगर हम चीजें समझने का प्रयास करेंगे तो भाषा को कुछ बिंदुओं पर हम समझेंगे। जैसे कि भाषा के विशेषताएं क्या है, भाषा की कुछ विशेषता को हम देखेंगे। भाषा के विशेषता के बाद भाषा के कुछ प्रकृति को समझेंगे। भाषा के प्रकृति के बाद भाषा के कुछ विविध रूप को हम देखेंगे, जिसमें आप बोली जो है बोली है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, ये किसे कहते हैं, इसे समझ लेंगे। इसके बाद हम समझेंगे भाषा के जो है उत्पत्ति को लेकर चीजें हम समझ सकते हैं। भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुए हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम भाषा की विशेषता की बात करें, इस भाषा की क्या विशेषता होता है, तो भाषा अपने आप में यहाँ पर 3 टाइप से हो सकते हैं। भाषा जो है ध्वनि संकेत होते हैं। ध्वनि संकेत, मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं वह सभी चीजें आपको ध्वनि के रूप में सुनाई दे रहा होगा। भाषा जो है एक ध्वनि संकेत होता है। तो भाषा ध्वनि संकेत होता है। भाषा जो है यादृच्छिक होते हैं। यादृच्छिक, यादृच्छिक का अर्थ क्या होता है, तो यादृच्छिक का अर्थ होता है अपने आप निर्मित होना। अपने आप निर्मित होना, ऐसी भाषा जो अपने आप निर्मित होते हैं, ऐसी बोली, ऐसी शब्द जो अपने आप निर्मित होते हैं, उनके नियमबद्ध कोई व्याकरण नहीं होते कि उसको ये क्यों कहा गया। जैसे कि कौवा,
कौवा को कौवा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे हम नहीं जा सकते। हाथी, हाथी को शेर क्यों नहीं कहते हैं, इसके पीछे हम नहीं जा सकते कि किसने सर्वप्रथम हाथी को हाथी कहा, या हाथी को शेर क्यों नहीं कहते, हाथी को जो है लोमड़ी क्यों नहीं कहते। इस प्रकार के शब्दों में हम नहीं जा सकते, क्योंकि यह यादृच्छिक होते हैं। इसकी चीजें को, इसकी परिभाषा को जो है, इसके शब्द के ध्वनि को समाज जो है स्वतः स्वीकार कर लेते हैं। तो भाषा यादृच्छिक होता है, भाषा जो होता है यादृच्छिक होता है। ये बिना किसी नियम की, ठीक है, बिना किसी नियम के, बिना किसी व्याकरण के जो है ये बद्ध होते हैं, तो ये यादृच्छ होते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा जो है रूढ़ भी होती है, भाषा रूढ़ है, ठीक है, भाषा रूढ़ है, ये परिवर्तनशील नहीं है। जैसे कौवा को कौवा ही कहेंगे, उसे हंस नहीं कह सकते हम। हाथी को हाथी कहेंगे आज की स्थिति में, उसे हम शेर नहीं कह सकते। ये सभी चीज जैसे हम किसी भी बच्चे को सिखाते हैं स्टार्टिंग में, तो प्रारंभिक क्लास में हम उसे देखना चित्रात्मक ज्ञान देते हैं कि बेटा हाथी ऐसा दिखता है, शेर ऐसा दिखता है, ये चीता ऐसा दिखता है, बगुला ऐसा दिखता है। इस प्रकार की चीजें हम उसके चित्रात्मक उनके दिमाग में हम डालने का प्रयास करते हैं। बच्चा कभी भी अगर हाथी को नहीं देखा रहेगा, तब भी वो चित्र को समझकर हाथी जब भी उनके सामने आएगा, वो जान जाएगा कि ये हाथी है, उसको हाथी ही बोलेगा, उसको शेर नहीं कहेगा। ये होता है हमारी भाषा में रूढ़ की प्रवृत्ति। तो भाषा रूढ़ होते हैं, इसकी जो है अर्थ को बदलाव नहीं कर सकते, और इसके अर्थ के पीछे भी हम नहीं जा सकते कि हाथी को हाथी ही क्यों कहते हैं, शेर क्यों नहीं कहते, ठीक है। तो भाषा ध्वनि संकेत है, भाषा यादृच्छिक है, भाषा रूढ़ होते हैं। ये चीजें आप याद रख सकते हैं। फिर भाषा की प्रकृति है। अब भाषा की प्रकृति कैसा होता है, अगर हम इसके रूप देखें तो भाषा की जो प्रकृति होता है, भाषा की प्रकृति हमेशा जटिलता से सरलता की ओर होता है, जटिलता से सरलता की ओर। एक बार पूछे गए थे जटिलता से सरलता। भाषा की जो प्रकृति है जटिलता से सरलता की ओर होता है। भाषा हमेशा सदा नीर की भांति, समुद्र की भांति, या कहे समुद्र में जैसे नदी जाकर मिलता है, सदा मिलते हैं, उसी प्रकार के भाषा होते हैं। भाषा एक प्रकार के सतत परिवर्तनशील होते हुए ये बहते हैं। तो भाषा निरंतर प्रगति से बहते हैं, ये सदा नीरा होते हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं भाषा की प्रकृति। तो भाषा जटिलता से सरलता की ओर बढ़ते हैं, ये सदा नीरा होते हैं, सदा बहते जाते हैं, ये प्रवाह में होते हैं। ये होता है भाषा की प्रवृत्ति। इससे पहले विविध में हम जाए, भाषा के विविध रूप में, इससे पहले आप भाषा के कुछ भाषा परिवार को समझ लीजिए। क्या होता है भाषा परिवार, चलिए समझते हैं। तो यहां पर देखिए भाषा परिवार, भाषा परिवार। विश्व में अनेक भाषाएं हैं, लगभग 7,000 से अधिक भाषाएं, आपको लाखों भाषा दिखाई देंगे, लाखों बोली दिखाई देंगे, जो व्यवहारिक रूप से मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते रहते हैं। भाषा परिवार क्या होता है, एक ही परिवार के, अर्थात ऐसी भाषा जिनकी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुआ है। तो भाषा परिवार किसे कहेंगे, ऐसी भाषा जिनकी उत्पत्ति जो है, जिनकी उत्पत्ति एक ही भाषा या पूर्वज से हुआ है, एक ही भाषा पूर्वज, जिनकी उत्पत्ति एक ही भाषा पूर्वज से हुआ है, उसे हम भाषा परिवार कहते हैं। जैसे इसे यूं समझिए, जैसे हम मनुष्य जो है एक परिवार में रहते हैं, परिवार की जैसे मम्मी पापा के सभी संतान अगर आप देखेंगे तो लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। लोग पहचान लेते हैं, जान लेते हैं कि ये अमुक किसका लड़का है, ये अमुक किसके भाई है, ये इसके बहन है। आप लोग भी जो है कभी न कभी इस चीज को जो है जरूर फेस किए होंगे। जैसे हम किसी को देखे हैं तो उसके सिमिलैरिटी चेहरा को देखेंगे तो हम ये कह देंगे अरे ये तो इसकी बहन है। इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आते हैं। तो भाषा परिवार इसी प्रकार का होता है। एक ही परिवार की जो भाषा होते हैं, उनकी व्याकरण में, उनकी ध्वनि में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी होते हैं, समानता होते हैं। तो भाषा परिवार किसको कहते हैं, ऐसी भाषा जिनकी उत्पत्ति एक ही
भाषा पूर्वज से हुआ है उसे हम भाषा परिवार कहते हैं। इनकी व्याकरण में, इनकी ध्वनि के उच्चारण में समानता दिखाई देता है। भले लिखने की रीति अलग हो सकता है, जैसे मान लो मैं इंच कहता हूं, इंच मैं कहूंगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं इसे कौन सी लिपि में लिखूंगा, लेकिन इंच कह रहा हूं तो आपको एक ध्वनि सुनाई दे रहा होगा। इंच को अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये हो जाएगा देवनागरी लिपि। इंच को अगर मैं इस प्रकार लिख दूं ये हो जाएगा जो है रोमन लिपि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऐसे जो है चीजें हमारे सामने आ जाते हैं इंच के अंतर्गत। तो हम ये नहीं पहचान सकते ध्वनि में। तो ध्वनि में जो है समानता और व्याकरण में समानता होता है, ऐसी भाषाओं को जो है हम एक ही भाषा परिवार में रखते हैं। अब विश्व स्तर के सबसे बड़ा अगर कोई भाषा परिवार है तो वह है भारोपीय भाषा परिवार। याद रखना, बहुत बार पूछे गए हैं भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार, इसे हम जो है इंडो यूरोपियन परिवार के नाम से भी जानते हैं। इंडो इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन परिवार के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं। इंडो का अर्थ है भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं, और यूरोपियन का अर्थ हो जाएंगे यूरोप के कंट्रीज में बोले जाने वाली कुछ भाषाओं में हमें सिमिलरिटी देखने को मिलते हैं, इसलिए ये पूरे भाषा परिवार को कहा गया है भारोपीय भाषा परिवार। इसे कभी कभी आर्य भाषा परिवार के नाम से भी जानते हैं, या भारत हित्ती भाषा परिवार भी कह देते हैं। इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार इसी के ही रूप में आ जाते हैं आर्य भाषा परिवार में। इसके अतिरिक्त भारत हित्तीय परिवार भी कह सकते हैं, भारत हित्तीय परिवार भी कई बार देखने को ये नाम हमें मिलते हैं भारोपीय भाषा परिवार के। तो भारोपीय भाषा परिवार या कहे इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है विश्व का। इससे बड़ा भाषा परिवार कोई नहीं है, भारोपीय भाषा परिवार से ये सबसे बड़ा है। और भारत में भी इसके बहुत सारे बोली भाषा जो है इसी में शामिल है, जैसे संस्कृत। संस्कृत जो है भारोपीय भाषा परिवार की बोली है, संस्कृत है, आप मुख्य रूप से संस्कृत समझिए। हिंदी है, ठीक है, हिंदी है। अंग्रेजी इसी भाषा परिवार की बोली है, अंग्रेजी, अंग्रेजी। इसके अतिरिक्त फ्रेंच, फ्रेंच जो फ्रांस के अंतर्गत फ्रेंच है। जर्मनी का जर्मन, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो लैटिन भाषा है, लैटिन है। फारसी है, फारसी। ये सभी जो भाषा परिवार है, ये सभी के सभी जो भाषा है भारोपीय भाषा परिवार की श्रेणी में आते हैं। ये जब भी पूछा जाए कि अंग्रेजी किस भाषा परिवार का है, कि फ्रेंच किसका है, जर्मन किसका है, लैटिन किसका है, फारसी किसका है, ठीक है, उर्दू किसका है, तो ये सब के सब जो है भारोपीय भाषा परिवार की ही बोली है। विश्व में सबसे ज्यादा कोई भाषा परिवार में आता है तो आते हैं भारोपीय भाषा परिवार में। तो इसको नोट कर सकते हैं कि ये सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा भाषा परिवार है, सबसे बड़ा। इसके बाद सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार आप बोल सकते हैं। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ये भारत में तो इसका कम प्रभाव है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी की एक प्रमुख बोली है मंदारिन, ठीक है। मंदारिन जो है, मंदारिन, मंदारिन इसी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। जो है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है मंदारिन, ठीक है। व्यक्तिगत, परिवार नहीं, परिवार में सबसे ज्यादा भारोपीय भाषा परिवार को लेंगे। फिर चीनी के मंदारिन है, जैसे कि मणिपुरी भाषा है, नागा भाषा है, ये सभी जो है चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। मणिपुरी, मणिपुरी भाषा परिवार के अंतर्गत नागा है, इसी की ही श्रेणी में आ जाते हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार में। इसके बाद भाषा परिवार के अंतर्गत द्रविड़ भाषा परिवार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट भाषा परिवार में यहाँ पर नोट करते हैं द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। अब द्रविड़ भाषा परिवार नाम से स्पष्ट है, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत के क्षेत्र में, दक्षिण भारतीय क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे ही हम द्रविड़ भाषा परिवार की जो है बोली या भाषा कहते हैं। जैसे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा में तमिल, ये प्रश्न बनते हैं, तमिल है, तेलुगु है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है। ये सभी जो है तमिल, तेलुगु, मलयालम, मलयालम,
ठीक है, मलयालम, फिर कन्नड़, ये सब के सब जो है द्रविड़ भाषा परिवार की ही बोली है, भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, इसे आप याद रख सकते हैं। फिर आते हैं ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। अब ये होते हैं ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। अगला है ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक का अर्थ है दक्षिण, होते हैं इसके भी, लेकिन ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सा में, दक्षिण पूर्वी हिस्सा के अंतर्गत जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों के द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा है, जैसे कि कह सकते हैं संथाली भाषा है, मुंडा भाषा है, खुड़िया भाषा है, या कहे हो भाषा, ये सभी के सभी जो है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की श्रेणी में आते हैं। तो ऑस्ट्रिक भाषा श्रेणी के अंतर्गत संथाली, नोट करना चाहे तो कर लेना, संथाली है, मुंडा है, ठीक है, मुंडा है, खरिया कह सकते हैं, खरिया है, हो भाषा है, ये सब के सब जो है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के श्रेणी में आते हैं। तो ये होते हैं कुछ भाषागत परिवार ऐसी जिसमें सिमिलरिटी मिलते हैं, जिसमें व्याकरण की दृष्टि से हमें सिमिलर दिखाई देते हैं, उसको हम भाषा परिवार की श्रेणी में रखते हैं। अब समझते हैं भाषा के कुछ विविधगत रूप को, कुछ उसके प्रकार के अंतर्गत भाषा के जो है हम विविध रूप के बारे में। तो भाषा का विविध रूप, भाषा का कुछ रूप दिखाई देता है हमारे सामने, भाषा का विविध रूप। भाषा के विविध रूप को हम कुछ भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि बोली, बोली जो है सबसे प्रारंभिक होते हैं। बोली के बाद आते हैं परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित, परिनिष्ठित भाषा आ जाते हैं। परिनिष्ठित भाषा के बाद होता है राजभाषा होते हैं, ठीक है, या कहे मानक भाषा भी आप कह सकते हैं इसको, मानक भाषा। मानक भाषा के बाद ज्यादा बेटर है राजभाषा को रखना, राजभाषा। इसके बाद एक कह सकते हैं राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। तो यहाँ पर देखें हम तो बोली, परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में वर्गीकृत करते हैं। बोली, बोली क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली जो चीज व्यवहार होते हैं, जो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। बोली के लिए कोई निश्चित व्याकरण नियम नहीं होते हैं, इसको कोई लिखित जो है व्याकरणबद्ध नहीं होते हैं, ये बोली होते हैं। बोली जैसे कि अपने छत्तीसगढ़ी को हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ी जो है एक क्या है, बोली है कह देते हैं। जैसे कि पहले खड़ी एक बोली था, खड़ी एक बोली था, लेकिन इसमें साहित्यिक रचना होते होते खड़ी जो है एक परिनिष्ठित भाषा हो गया, फिर खड़ी बोली जो है मानक भाषा हो गया, फिर इसी से जो है अपने हिंदी का भी रूपांतरित के रूप में राजभाषा, फिर हिंदी स्वीकार भी किया गया था। तो पहले जो है बोली किसी न किसी रूप में छोटे लेवल में होते हैं, जो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है परिनिष्ठित भाषा, ये व्याकरण से नियंत्रित होते हैं, व्याकरण नियंत्रित। परिनिष्ठित भाषा जो होता है व्याकरण से नियंत्रक होते हैं या नियंत्रित होते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं, व्याकरण से नियंत्रित, ठीक है, व्याकरण से नियंत्रित होते हैं, व्याकरण से बंधे होते हैं। परिनिष्ठित भाषा, ये परिनिष्ठित भाषा में हर एक चीज को आपको साहित्यिक रूप में जो है इसमें प्रयोग किया जाता है, साहित्यिक रचना वगैरह जो है परिनिष्ठित भाषा में होते हैं। जैसे कभी खड़ी बोली जो है एक बोली के रूप में था, लेकिन खड़ी बोली जो है समय काल के आधार पर क्या बदल गया, तो परिनिष्ठित भाषा में बदल गया, परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा में बदल गया। तो यहाँ पर ये चीजें आ जाते हैं। फिर इसके बाद आता है मानक भाषा। मानक भाषा भी सेम व्याकरण की दृष्टि से ये भी नियंत्रित होते हैं, व्याकरण से नियंत्रित होंगे, व्याकरण से बंधे होंगे ये मानक भाषा। मानक भाषा परिनिष्ठित भाषा का थोड़ा सा उच्च रूप होते हैं। भाषा में जैसे अपने हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी भाषा का मानकीकरण करने का अधिकार कई बार पूछ दिए जाते हैं, और यही दोनों रूप वैसे देखा जाए तो भाषा के सबसे आदर्श रूप है ये। कई बार ये एग्जाम में आ जाते हैं कि भाषा का आदर्श रूप किसको कहा जाता है, तो भाषा का आदर्श रूप कहते हैं परिनिष्ठित भाषा को और मानक भाषा को। भारत में मानक भाषा या किसी भी प्रकार के भाषा को मानकीकरण करने का उत्तरदायित्व है हिंदी केंद्रीय निदेशालय को, केंद्रीय हिंदी निदेशालय आप कह सकते हैं। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के माध्यम से जो है भाषा का
निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के माध्यम से भाषा का मानकीकरण किए जाते हैं। भाषा के मानकीकरण होते हैं, शब्दों को बनाने में, व्याकरण को जो है परिबद्ध करने में केंद्रीय हिंदी निदेशालय का प्रमुख योगदान होता है। इसके स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब किया गया था? इसकी स्थापना किया गया था 1 मार्च 1960 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना किए गए थे। अब केंद्रीय हिंदी निदेशालय कैसे परिनिष्ठित करते हैं, मानक रूप में कैसे? जैसे कि कभी प्राचीन काल अगर आप किताब पढ़े होंगे, थोड़ा प्राचीन किताब, उसमें अ का रूप कैसे बनता है, तो अ का रूप जो है कुछ इस प्रकार बनते थे। अ जो है आपको ऐसे दिखाई देता था, ये अ होते थे। और अ का अगर वर्तमान में प्रचलित रूप अगर हम देखेंगे तो वर्तमान में इसका मानकीकरण करके बना दिया गया है कुछ इस प्रकार का। अब हम पढ़ते हैं अ, ऐसे अब नहीं पढ़ते हैं, ये प्राचीन है। प्राचीन में ये पहले लिखा जाता था अ को इसी प्रकार से। जैसे आप कोई भी अगर किताब पढ़ेंगे, जैसे रामायण वगैरह के प्राचीन होंगे आपके घर में, तो अ ऐसे लिखा होता था, ठीक है। अब ये लिखा होता है जैसे ख। ख हम अभी भी कई बार जैसे ख को हम नॉर्मल ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये ख ये प्राचीन है, यहाँ पर ये परिनिष्ठित के रूप में है। अब इसका मानकीकरण करके क्या कर दिया गया है ख को, तो कुछ ऐसे बनता है ख। अब इस प्रकार बनेगा ख, ऐसे जोड़ा रहता है ख में, ठीक है। पूर्ण रूप से नीचे को जोड़ दिया जाता है इस लकीर के साथ। अब इस प्रकार नहीं बनता है, तो ये ख का रूप नहीं है, ये ही आ का अभी वर्तमान रूप नहीं है, वर्तमान में इस प्रकार का बनता है। तो ऐसे ही वर्णों को जो है मानकीकरण कौन करता है, शब्दों को मानकीकरण कौन करता है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के माध्यम से किए जाते हैं। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1 मार्च 1960 को किए गए थे। फिर आता है राजभाषा के रूप में, जब व्याकरण पूर्ण रूप से परिनिष्ठित से जो है मानक के रूप में हो जाते हैं, राजकाज के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं राजभाषा। इसे हम सरकारी भाषा भी कह सकते हैं। सरकार के राजकाज के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाता है। जैसे अपने देश में कौन सी भाषा राजभाषा है, तो अपने देश में राजभाषा के रूप में है हिंदी। हिंदी जो है अपने देश की राजभाषा है, जरूर याद रखेंगे, राष्ट्रभाषा नहीं है। अपने देश में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है केवल आपके मिडिल और देखा जाए तो उत्तरी भाग में जो है ये प्रयोग किए जाते हैं। तो हिंदी पूरे भारत में भी नहीं बोले जाते, तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। इसे राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, ये प्रश्न जरूर बनते रहते हैं कई दफा। तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा के माध्यम से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी कारण आज की स्थिति में 14 सितंबर को जो है हम हिंदी दिवस के रूप में आज हम मनाते हैं। यहाँ पर एक और दिवस आप याद रख सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस यहाँ पर हिंदी दिवस के रूप में अगर हम देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय 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 हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो प्रति वर्ष जो है 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मना रहे हैं, तो भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपुर में ये आयोजित हुए थे। प्रथम हिंदी सम्मेलन ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन था 10 जनवरी 1975 को। फिर उसके बाद जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, तो 10 जनवरी 2006 को उन्होंने घोषित किया कि 10 जनवरी को हम प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। तो 10 जनवरी को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कब से हुआ, तो 2006 से हुए। तो अब प्रति वर्ष 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, भारत में कोई भी भाषा की जो है दर्जा राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं है, किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा की दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। अब समझते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति को। हिंदी भाषा की उत्पत्ति को, किस प्रकार जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुआ, इसके पहले हमारे देश में किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी, प्राचीन काल में कौन सी भाषा थी, आज की स्थिति में जो हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हिंदी, क्या ये प्राचीन काल में भी विद्यमान थी। तो अगर हम देखें काल निर्धारण के आधार पर, तो सबसे प्राचीन भाषा हो जाता है संस्कृत।
भारत में सबसे प्राचीनतम रूप में जो भाषा बोली जाती थी वो है संस्कृत। संस्कृत के बाद कुछ और भी भाषा विकसित हुए, फिर उसे धीरे धीरे विकास क्रम के आधार पर हिंदी बना। तो ये विकास क्रम कई बार डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है संस्कृत, संस्कृत के बाद आते हैं पाली, पाली के बाद आता है प्राकृत, प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद कई बार डायरेक्ट हिंदी रहेगा, या फिर 8वीं 9वीं सदी के कुछ समय काल को जो है अवहट काल मान लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सभी इसके हिंदी वैज्ञानिक नहीं मानते, लेकिन अवहट आ जाते हैं, अवहट। तो अवहट, अवहट के बाद आता है फिर हिंदी। कभी कभी डायरेक्ट अपभ्रंश के बाद हिंदी भी आपको दिखाई दे सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, ये विकास के क्रम है हिंदी भाषा के। तो अगर हम इसके काल निर्धारण करें, काल का निर्धारण करें, हिंदी भाषा के काल का निर्धारण किया जाए, तो इसके काल के आधार पर हिंदी भाषा को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। 3 प्रकार से वर्गीकृत कौन कौन से? तो सबसे पहले आ जाएंगे प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा हो जाएंगे। फिर इसके बाद प्राचीन आर्य भाषा के बाद देखा जाए तो मध्यकालीन आर्य भाषा आ जाएगा, मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा के बाद आएंगे आधुनिक जो है आर्य भाषा। तो आधुनिक आर्य भाषा आ जाएंगे, आधुनिक, आधुनिक आर्य भाषा, जो आज की स्थिति में हम प्रयोग कर रहे हो सभी के सभी आधुनिक आर्य भाषा है। जैसे कि हिंदी, या इसके अंतर्गत बोली भी अगर आप प्रयोग करते हैं, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, अवधी, बघोली, कुछ भी प्रकार के, ये सभी आधुनिक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन आर्य भाषा में के अगर हम समय काल को देखें तो ये 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के प्राचीन आर्य भाषा के रूप में मान्यता है। मध्यकालीन आर्य भाषा का टाइम्स अगर देखा जाए तो 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के मध्यकालीन आर्य भाषा की मान्यता है। फिर आधुनिक आर्य भाषा की अगर मान्यता देखा जाए तो 1000 ईस्वी के पश्चात जो अब तक चल रहा है वो सभी के सभी आधुनिक जो है आर्य भाषा के रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन आर्य भाषा, तो प्राचीन आर्य भाषा में सबसे पहले देखा जाए तो संस्कृत आता है। संस्कृत सबसे प्राचीन है, संस्कृत वेदों की भाषा है, ये देवों की भाषा है, इस रूप में मान्यता प्राप्त है संस्कृत भाषा को। ये सबसे पहले स्टार्टिंग में बहुत जटिल क्लिष्ट स्वभाव के भाषा के रूप में थे, इसलिए आम लोगों में फैल नहीं सका, ये वेदों वगैरह में संचित रह सके। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। संस्कृत के पश्चात इधर अगर हम देखें मध्यकालीन के अंतर्गत, तो मध्यकालीन में जो जनमानस में जो फैले हुए जो बोली भाषा थे वो थे पाली। जैसे आमतौर पर लोग जो है एक परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा को बोलकर बहुत खुश होते हैं कि हम जो है इस भाषा की जानकार है, और किसी दूसरे भाषा के उपहास उड़ाते रहते हैं। जैसे हम हिंदी में बात करेंगे तो हमें ठीक लगेगा, लेकिन हम छत्तीसगढ़ी में जैसे बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि गांव देहात के लोग हैं, इस प्रकार की चीजें। लेकिन जब इसी छत्तीसगढ़ी बोली में कोई शासकीय कार्यकाज होना प्रारंभ हो जाते हैं तो ये बोली हमें अच्छे लगने लगते हैं, इस प्रकार की चीजें आ जाते हैं। तो हम किसी भी भाषा के उनके अच्छाई बुराई को उनके क्षेत्र के प्रभाव के आधार पर भी हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यकालीन आर्य भाषा में कुछ इसी प्रकार का होता है पाली के साथ। पाली जो है बहुत समय से दबे कुचले एक बोली के रूप में जाना पहचाना जाता था। इस पर जो है उपदेश देने वाले जो गुरु बने वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने जब पाली भाषा में अपना प्रचार प्रसार किया, पाली भाषा में उनके जो है लिखित रूप में लेख लिखते गए, तो वहां पर जो है पाली भाषा एक समृद्ध भाषा के रूप में बनना प्रारंभ हो गया। तो पाली भाषा जो है 500 बीसी से 500 ईसा पूर्व से 1 एडी तक के पाली भाषा संचित रूप में रहा, और पाली का जो है विकास लगातार होते रहे। और पाली भाषा में अगर देखा जाए तो पाली के अंतर्गत ये प्रथम देशज भाषा भी है, ऐसे बोल सकते हैं, प्रथम देशज भाषा। तो प्रथम देशज भाषा अगर कौन सा है पूछा जाता है तो आप ले सकते हैं पाली जो है प्रथम देशज भाषा है। पाली के पश्चात इसी मध्यकालीन में आता है प्राकृत। प्राकृत भाषा आ जाते हैं। प्राकृत भाषा का जो समय काल हम मानते हैं 1 एडी से 500 एडी के मध्य
प्राकृत भाषा इस ईस्वी के अंतर्गत ना, ईस्वी सन में, तो ये आ जाते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा पर फिर अपभ्रंश होना चालू हुआ। अपभ्रंश क्या होता है? तो किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, किसी भी भाषा के बिगड़े हुए रूप को हम कहते हैं अपभ्रंश, अपभ्रंश कहा जाता है। तो अपभ्रंश में अगर हम देखें तो अपभ्रंश में तो बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, जैसे मुख्य रूप से 7 टाइप्स हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपभ्रंश के हम देख लेते हैं कौन कौन सी इसके टाइप्स है, किस प्रकार अपभ्रंश हुआ भाषा का। अपभ्रंश, अपभ्रंश अर्थात भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। तो भाषा के बिगड़े हुए रूप का अगर हम वर्गीकरण करना चाहें तो यहां से आ जाते हैं सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश होते हैं इसमें, ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश हो जाएंगे। फिर आ जाता है अपभ्रंश पैसाची अपभ्रंश आ जाते हैं, पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश। ब्राचट अपभ्रंश आ जाएंगे, ब्राचट, ब्राचड़ अपभ्रंश, अपभ्रंश। इसके बाद आ जाता है ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ के बाद आप ले सकते हैं खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, अपभ्रंश। इसके बाद खस अपभ्रंश के बाद जो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत आ जाते हैं महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। या इसके बाद फिर आता है अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। और फिर लास्ट होता है मागधी अपभ्रंश। तो यहां पर लिख देते हैं मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। इस प्रकार के कुछ अपभ्रंश हमारे सामने दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम इसे मैप की दृष्टिकोण से समझे, जैसे मान लो ये भारत का एक छोटा सा मैप बना के देख लेते हैं। जैसे ये भारत के समझिए मैप है, ये आपका भारत है, ठीक है। ये अब इस भारत के मैप में अगर हम देखें तो सैरसैनी पैसाची अपभ्रंश इस क्षेत्र में आ जाते हैं, ब्राचट अपभ्रंश इधर आ जाते हैं, खस अपभ्रंश यहाँ पर आ जाते हैं, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश इधर आ जाते हैं। फिर है आपके मागधी अपभ्रंश, तो इस क्षेत्र में मागधी अपभ्रंश आ जाते हैं। बच गया बीच वाला, तो ये हो जाते हैं अर्ध मागधी। तो आधा मागधी के रूप में ये आते हैं अर्धमागधी में। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आते हैं? तो सौर सैनी जो अपभ्रंश है इसमें आते हैं पश्चिमी हिंदी, ये पूछे जाते हैं, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी, राजस्थानी बोली जो है इसी के भाग है राजस्थानी। और है ब्रज की भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी और ब्रज भाषा इस सौर सैनी अपभ्रंश का पार्ट्स है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से है? तो इसी अपभ्रंश से है। तो हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति यही है, हिंदी भाषा का उत्पत्ति इसी अपभ्रंश से हुआ है। समझिए हिंदी भाषा के उत्पत्ति जो है। पैसाची अपभ्रंश में अगर देखा जाए तो लहदा और पंजाबी, पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आ जाएगा लहदा, लहदा और पंजाबी। इसीलिए देखना हिंदी जो बेल्ट वाले लोग हैं उनको पंजाबी सॉन्ग भी समझ आ जाते हैं, तो लहदा और पंजाबी आ जाते हैं। ब्राचट अपभ्रंश के अंतर्गत सिंधी आते हैं, सिंधी, ठीक है। और खस अपभ्रंश में अगर देखें तो कुमायूं, कुमायूं, कुमायूं है, पहाड़ी है, ठीक है, गढ़वाली है, गढ़वाली, ठीक है, तो ये आ जाते हैं। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी है, मराठी भाषा। अर्धमागधी में देखा जाए तो अवधी, अवधी, बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी जो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी अर्धमागधी का है। पूर्वी हिंदी इसी का ही पार्ट्स है, पूर्वी हिंदी, ये सब पूछे जा सकते हैं अर्धमागधी में। खासकर छत्तीसगढ़ वाले आप छत्तीसगढ़ी बोली को जरूर याद रखें किस अपभ्रंश का है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश का है। इसके बाद आता है मागधी अपभ्रंश में, तो मागधी अपभ्रंश में बिहारी, असमिया, असम वाली असमिया, बंगाली,
ठीक है, उड़िया, ये सभी जो है आ जाते हैं, उड़िया, ये सब के सब आते हैं मागधी अपभ्रंश के पार्ट्स में। तो ये होते हैं अपभ्रंश। इन सभी अपभ्रंश से ही मिलकर जो है संयुक्त रूप से हिंदी भाषा का विकास होता है। बट वास्तविक रूप से पूछा जाए तो सौर सैन्य अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतने ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे हिंदी भाषा के वर्ण को किस प्रकार है, जो आपके सिलेबस में जो है चैप्टर 1 है। इसके अतिरिक्त ये सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं, तो आप हमसे बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें ताकि आप हमसे जुड़ सके और अपना तैयारी बेहतर कर सके।